सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपाइलर के ही 7 फेजेस पढ़ाने वाली हूँ कि 7 फेजेस कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, और टीओसी से इसका क्या लेना देना है, सारी कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है लेक्सिकल एनालिसिस का। सबसे पहला जो फेज होता है वो आप लोगों का होता है लेक्सिकल एनालिसिस का। ठीक है, सबसे पहला फेज हमारा लेक्सिकल एनालिसिस का होता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो जो सेकेंड फेज होता है वो होता है आप लोगों के पास में, जब लेक्सिकल एनालिसिस हो जाता है तो हमारे पास में आता है सिंटैक्स एनालिसिस। राइट, सिंटैक्स एनालिसिस जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास में आता है सीमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, सीमेंटिक एनालिसिस जब हमारा खत्म हो जाता है तो हमारे पास में जो है यहां पर इस पूरे फेज के बाद में हमारे पास में आता है कैसा फेज जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मेन डिफरेंशिएटिंग आप लोग कह सकते हो कि आपका फेज होता है। अब यहां पर आपने क्या किया, किसी भी कोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया, सिंटैक्टिकल एनालिसिस किया, सीमेंटिक एनालिसिस किया, इसके बाद में हमारे पास में जनरेट हो जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो जाता है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप के बाद में हम जो है वो प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंस का चेक करते हैं। बेसिकली जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो ये 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं ना, फ्रंट एंड बैक एंड, बिल्कुल वैसे ही ये जो है ये आप लोगों का फ्रंट एंड जॉब है। ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास में जो भी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज आएगी उसका लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस होने के बाद में हमारे पास में टोकन्स आएंगे, टोकन का हम लोग सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, सिंटैक्टिकल एनालिसिस के बाद में हम उसका सीमेंटिक एनालिसिस करेंगे, सीमेंटिक एनालिसिस करने के बाद में हम उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लेंगे। इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, काम खत्म हो गया है ना, इंटरमीडिएट बोल दो, इमीडिएट बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमारे पास में कोड जनरेट हो गया। अब ये जो हमारा फोर्थ स्टेप था, इसके बाद जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो हमारे बैकएंड के स्टेप्स होते हैं, इसीलिए होते हैं बैकएंड के, क्योंकि इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो अगर आपको याद हो तो असेंबलर के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाले जो सिनारियो होता है, वो वाला सिनारियो अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो असेंबली कोड जनरेट करने की बातें यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास में ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, इसके तुरंत बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है कि जो भी आपने कोड जनरेट किया है अब हम उसे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। हम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं और हम लोगों को जीवन में ऑप्टिमाइजेशन हर जगह इस्तेमाल भी करना होता है, यूज तो करना ही है, समझना भी होता है, हमारी रियल लाइफ में भी हम ऑप्टिमाइजेशन करके ही पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक सीएस वाला बच्चा ये जो 2 महीने के अंदर भी यूजीसी नेट निकाल सकता है, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइजेशन करना आता है, डिवाइड एंड कॉन्कर करना आता है। वो अलग बात है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है पर अब तक अप्लाई नहीं करी है, जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। बिकॉज मैंने पहले दिन भी जब कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया था आपको, तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी दैट कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारी क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो बस आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना सीखना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना सीखना है। इसे याद रखना कि हमेशा कोड आपने कुछ भी जनरेट किया, ऑप्टिमाइजेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद में जो है वो हमारे पास में एक स्टेप आता है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने ऑप्टिमाइज तो कर लिया बट अब आपके पास में जो टारगेट है वो कोड जनरेट आपको करना होगा। तो टारगेट कोड जनरेशन हम लोगों को यहां पर करना होता है। ठीक है ना, कौन सी मशीन है, किसके लिए आपको एग्जीक्यूटेबल कोड्स बनाने हैं, ये बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है ना असेंबलर से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो 32 बिट आर्किटेक्चर है, अब यहाँ पर आपने अच्छा खासा यूज कर लिया कि 3 एड्रेस कोड्स आपने जनरेट कर लिए, अब उन कोड्स को ऑप्टिमाइज करोगे सो दैट मेमोरी आपकी कंजम्पशन कम हो जाए। बट अब आपको मान लीजिए कि मैं 32 बिट आर्किटेक्चर नहीं 64 बिट आर्किटेक्चर दे रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के क्या करोगे, निमोनिक्स को चेंज करोगे, सो दैट हम लोग क्या कर सके, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग कोड को जनरेट कर सके। कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया हुआ है, कौन सा हार्डवेयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी आईसीज लगी हुई है, कौन सा सीपीयू यूज किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सारी चीजें। तो हम लोग टारगेट कोड जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मशीन जिस पर इसे रन करना है। एंड देन फाइनली हमारा सारी की सारी चीजें तैयार हो गई है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमारे असेंबली कोड्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो आपका लेक्सिकल एनालिसिस हो गया, आप लोगों का सिंटेक्स एनालिसिस हो गया, सीमेंटिक एनालिसिस हो गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो गया, कोड का ऑप्टिमाइजेशन हो गया एंड टारगेट कोड जनरेशन हो गया। 7th स्टेप में हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया है मैम, आपके पास में असेंबली कोड्स आ गए हैं। तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्टेप, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो इट्स अ 6 स्टेप प्रोसीजर, जिसमें 7 स्टेप पे एक्चुअली आप लोगों को क्या मिल जाता है, हमारा सिनेरियो मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का क्या है, ये कंप्लीटली आप लोगों का फ्रंट एंड है ना, और ये जो है ये आप लोगों का क्या है, बैक एंड है।
ये आप लोगों का फ्रंट एंड है और ये आप लोगों का बैक एंड है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक एक करके हम लोगों को ये स्टेप पढ़ने, यही पूरा सिलेबस है आप लोगों का कंपाइलर डिजाइनिंग प्रोसेस का। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से अब एक सवाल पूछती हूँ। अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर मैं ऐसे बोलूंगी कि सीमेंटिक एनालिसिस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसा स्टेप है, तो आप क्या लिख कर दिखाओगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आप सभी लोगों के लिए सीमेंटिक एनालिसिस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, अभी मैंने समझाया इस चीज को, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? सोच के देखो। अभी अभी मैंने लिख कर दिया आप लोगों को कि प्लेटफॉर्म किस पर डिपेंड करता है, फ्रंट एंड है कि बैक एंड है। अभी अभी समझाया था फ्रंट एंड है, तो ये कैसा होता है? ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट याद रखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। और ये क्या है? बैक एंड है, यानी कि आप लोगों का 5th और 6th नंबर का स्टेप यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन जो है वो कैसा होता है? वो होता है आप लोगों का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, है ना। अब देखो बात ही करते हैं मैम, ये सारी कहानी तो हमको पता चल गई, पर आप मुझे ये बताओ कि आप हमेशा बोलते हो कि पहले टीओसी पढ़ के टीओसी पढ़ के आने के बाद में कंपाइलर पढ़ाऊंगी, ऐसा क्यों? यहाँ पर तो कहीं भी मैंने टीओसी का नाम और निशान लिया क्या? अब मैं लेने वाली हूँ। हम सभी लोग फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ के आए हैं, आए? बताओ, हम सभी लोग जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ के आए हैं, और जो आप लोगों का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो कहां पर यूज होता है? वो यूज होता है आपके लेक्सिकल एनालिसिस वाले फेजेस के अंदर। फाइनाइट ऑटोमेटा का बेस्ट काम क्या था? कोई मुझे बता सकता? हमने पूरा टीओसी पढ़ा है इससे जस्ट पहले, कोई मुझे सोचना अपने दिमाग में, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता था? मैम फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में दिमाग तो था नहीं, मतलब मेमोरी तो थी नहीं, फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ काउंटिंग करने के काम आता था। बट क्योंकि आपको याद हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने ये सीखा था कि मैम फाइनाइट ऑटोमेटा ना सेम चीजों को पकड़ लेता है, कंपैरिजन नहीं कर सकता बट सेम चीजों को काउंट कर सकता है, रिपीटेडली काउंट कर सकता है। और अगर आपको ये चीज याद हो तो हम लोगों ने क्या काम किया था? हम लोगों ने बात की थी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। इनपुट में क्या आ रहा है? इनपुट के अंदर मेरे पास में प्योर हाई लेवल लैंग्वेज आ रही है, तो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज से हम क्या बना रहे हैं? लेक्सिकल्स, टोकन्स। आपके किसी भी एक सोर्स कोड के किसी भी लाइन ऑफ प्रोग्राम के अंदर जितने भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग टोकन्स कहते हैं, उनको हम सभी लोग लेक्सिकल्स कहते हैं। तो लेक्सिकल्स को जनरेट करता है और लेक्सिकल्स को काउंट करने का काम हम यूज करते हैं उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा को। क्या काम करते हैं उसके लिए? फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हैं, जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आप लोगों के लिए काउंट करने का काम करता है। देन आता है आप लोगों का सिंटेक्स एनालिसिस वाला पार्ट। जो ये सिंटेक्स है, किसी भी तौर पे मुझे कोई ये बता सकता है कि सिंटेक्स का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सोच के देखना सिंटेक्स का क्या मतलब होता है। मैम किसी भी एक प्रोग्राम की शक्ल, सूरत, लिखने का तरीका, ये सारी चीजें उसका सिंटेक्स होता है। कैसे लिखा जाएगा, कहां पर स्पेस आएगा, कहां पर कॉमा आएगा, कहां पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कहां पर कोट आएगा, कहां पर मार्क आएगा, कहां पर नहीं आएगा, कहां पर पैरेंथेसिस आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। अगर जावा लिखना है तो जे को कैपिटल लिखना है, छोटा लिखना है ना। कैमल हैंडराइटिंग यूज करेंगे कि हम मेथड का नेम कैसे लिखेंगे। कुल मिला के किसी भी एक प्रोग्राम की शक्ल, सूरत, लिखने का तरीका, वही तो उसका सिंटेक्स होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही तो सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पर जो आपका सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्सर पार्ट। एक्चुअली में यही क्या होता है? यही आप लोगों का पार्सर होता है। सिंटेक्स एनालिसिस, सिंटैक्टिकल एनालिसिस इज नथिंग बट पार्सिंग इज ऑल अबाउट। पार्सिंग का मतलब यही होता है, और यहां पर हम लोग यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा को। अब आप सोचो कि मैं यहां पर आपको क्यों बोल रही हूं कि पुश डाउन ऑटोमेटा यूज होता होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बताया आपको कि क्यों यूज होता होगा। कोई मुझे सोच के बता सकता है कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों यूज होता होगा? पुश डाउन ऑटोमेटा का मेन काम क्या था? कंपैरिजन करना। एक चीज का कंपैरिजन कर सकता था, ए को बी से कंपेयर कर लेता था, सी को डी से कंपेयर कर लेता था, ए को सी से, सी को डी से कंपेयर कर लेता था। सीएफएल्स बनाई है, डीसीएफएल्स बनाई है, नॉर्मल सीएफएल्स भी बनाई है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, सारे पुश डाउन ऑटोमेटा बना के आए हैं हम। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना के आए हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हम लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीखा था बनाना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक से, याद है? लेफ्ट फैक्टरिंग यूज करके हमने रिकर्शन सीखा था। लेफ्ट रिकर्शन, राइट रिकर्शन, दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद होता है? बताओ जरा, चलो आप लोग लिख कर दिखाओ। लेफ्ट रिकर्शन है, राइट रिकर्शन है, दोनों में से ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा होगा रिकर्शन? मैं भी तो देखूं जरा कितना याद करके आए हो तुम।
विच टाइप ऑफ रिकर्शन इज प्रिफर्ड, लेफ्ट और राइट, मतलब ये सारी चीजें हम लोग सीख के आए हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। कैसे कंपैरिजन करेगा मैम, ये तो नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास में यहां पर जो है वो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास में एक सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उस सोर्स कोड को समझना पड़ेगा। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर का समझना कि किसी भी प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम में क्या लिखा है, तो उसके लिए ग्रामेटिकल एरर्स चेक करनी पड़ेगी और उसका क्या मीनिंग है ये पता लगाना जरूरी है। हम ये ग्रामेटिकल एरर्स या ये मीनिंग किसी ना किसी प्रिस्क्राइब्ड लाइब्रेरी के अंदर जो चीजें लिखी है उसी से तो कंपेयर करते हैं। जैसे cs.lib हम लोग यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है मैम, अच्छा वो लाइब्रेरी के अंदर एक हेडर फाइल है, हेडर यूज करते हो ना, हेडर फाइल यूज करते हो, conio.h, studio.h, ये सारी चीजों से क्या होता है मैम, वहां पर सारे के सारे कोड्स पहले लिखे हैं और हमने हमारे प्रोग्राम में लिखे हैं, तो हमने उन सभी को इम्बाइब कर लिया हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में ऑलरेडी आ गई। प्लस मैम हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमको कैसे पता कि मेथड के नेम में जो है वो स्मॉल आता है, रनिंग में आता है, कैमल में आता है, कैपिटल आता नहीं आता है, कहां पर जो है वो ब्रैकेट आएंगे, कहां पर ब्रैकेट नहीं आएंगे, ये सब हम ग्रामर से चेक करते हैं। ग्रामर कहीं पर लिखी हुई होती है, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन ही तो कर रहे हो कि यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, दोनों को कंपेयर करोगे, मैच करेगा तो फुल हो गया, आगे नेक्स्ट स्टेट में जाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेट में भी ऐसे कंपैरिजन करोगे, तो यानी कि मुझे कंपेयर करना है। कुल मिला के बात ऐसी है, अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो हमारे पास में यहाँ पर दो तरीके की टेबल्स होती है, दो तरीके की टेबल्स होती है। ये जो टेबल्स होती है उसमें से एक टेबल, अब कहाँ लिखूं, जगह नहीं है मेरे पास में, बट मैं इसको थोड़ा अगर इरेज कर दूं, है ना, फ्रंट एंड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर क्या होती है, मेरे पास में इन सभी स्टेप्स के लिए है ये, मेरे पास में होती है एक सिंबल टेबल, जहां से मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मैं कंपैरिजंस कर रही हूँ, मैं सारे के सारे कंपैरिजन करती रहती हूँ। अब कंपैरिजन करने के लिए तो आपको पता है ना क्या चाहिए मुझे, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो सिंबल टेबल होता है, एक मैनेजर होता है जो मुझे सारी की सारी सिंबल्स चेक करके बताता है कि अच्छा ये लिखा है तो इसका मतलब, सिंबल्स कहाँ से आएंगे, टोकन्स बन चुके हैं, उन टोकन्स को कंपेयर करना है, उसके लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में थ्रू आउट दिस प्रोसेस एक और टेबल होती है, उस टेबल को मैं यहाँ लिख देती हूँ, उस टेबल को हम लोग कहते हैं एरर हैंडलिंग टेबल। एरर हैंडलिंग टेबल बोलते हैं। अब ये जो टेबल है, समझ में आई गया होगा कि ये सारे के सारे एरर्स को मार्क करती चल रही है, सो दैट उनको हम लोग इन फ्यूचर रिकॉग्नाइज करें, रिजॉल्व करें, आगे बढ़े जो भी एरर आ रहा है। तो मेरे पास में एक क्या होता है, सिंबल टेबल होती है, और एक मेरे पास में एरर हैंडलिंग टेबल होती है। दोनों के कंपैरिजन कर करके हम लोग जो है आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर क्या सीखा, लेक्सिकल एनालिसिस था। लेक्सिकल एनालिसिस से मेरे पास में क्या आ गया है, लेक्सिकल एनालिसिस से मेरे पास में यहाँ पर टोकन जनरेट हो गए हैं, टोकन्स जनरेट हो गए हैं। टोकन्स जनरेट करने के बाद पुश डाउन ऑटोमेटा की मदद से मैं क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी पार्स ट्री। मैं क्या बनाऊंगी, पार्स ट्री बनाऊंगी। अब पार्स ट्री बन गया, अब पार्स ट्री बन गया यानी कि मेरे पास में क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर्स चेक हो गई। अब मैं मीनिंग चेक करूंगी। अभी तक तो मैं कंपेयर कर रही थी कि अच्छा ए 4 बार आया है तो बी भी 4 बार आना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, टोकन को ऐसे चेक किए थे। अब हमारा मेन काम क्या है, अब ये देखना है कि जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो यानी कि जो आप सभी लोगों का सिंटेक्स एनालिसिस होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं, मीनिंग चेक करते हैं। देखो दो मेन ऑटोमेटा तो आपके टीओसी के यहाँ पर यूज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सिंटेक्स एनालिसिस के बिहाफ पर हम बनाएंगे, आई मीन सीमेंटिक एनालिसिस के बिहाफ पर अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सिंटेक्स ट्री, हम लोग बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, हम बनाएंगे डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। बेसिकली हम लोग अब मीनिंगफुल चीजें बनाने शुरू करेंगे। जब हम पार्स ट्री के अंदर मीनिंग्स लिख देते हैं तो हमारा सिंटेक्स ट्री बन जाता है, और वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। बेसिकली आपके पास में डैग आएगा, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। मैं सबसे ज्यादा फेमस नाम ली हूँ डैग का। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। कुल मिला के मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि पार्स ट्री को अब मीनिंगफुलनेस भी हम लोगों ने दे दी है सीमेंटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करके। सीमेंटिक एनालिसिस कर लिया, हो गई चीजें तैयार। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड हम किस में आ गए हैं, अब फाइनली अब धीरे 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 हम हाई लेवल लैंग्वेज से तोड़ के टोकन्स ले आए। टोकन से तोड़ के हम लोगों ने ट्री जनरेट कर लिया। ट्री क्यों जनरेट किया है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सीपीयू उसको ट्री समझ में आता है। ये तो याद है ना आप लोगों को, मैंने ये चीज भी आप लोगों को पढ़ाई थी जब डेटाबेस हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो आपको हमने
ऐसे पढ़ा था ना, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी और एक होती है आप लोगों की प्राइमरी मेमोरी, रैम। ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। मुझे कोई बता सकता है, हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़ा था, ये आप लोगों के डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये आप लोगों के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होता है कि डेटा को हम किस तरीके से लिखे सो दैट हमारा जो सीपीयू है उसे अंडरस्टैंड कर सके, उसे जल्दी से रिट्रीव कर सके, उससे बातचीत कर सके। तो ट्री क्या है मैम? ट्री भी तो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। और अगर आप लोगों को याद हो तो ट्री जो है वो सबसे ज्यादा पसंद डेटा स्ट्रक्चर है सीपीयू को, सबसे इजीली हमको यही समझ में आता है। तो डेटा ट्री आई मीन डेटा स्ट्रक्चर्स है, ट्री भी एक तरीके का। तो हमने क्या बनाया, हम ट्री तो बना रहे हैं, डिरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए यूजफुल है। हमने पार्स ट्री बनाया, सिंटेक्स ट्री बनाया, क्या किया है, ट्री तो बना रहे हैं सो दैट हम लोग सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर ले। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन यहाँ पर जो सीपीयू है उसकी जो कंट्रोल यूनिट है ना जी, सीपीयू है, उसकी जो कंट्रोल यूनिट है, उसकी कंट्रोल यूनिट के पास में क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स है, टाइमिंग सिग्नल्स है, और इसके पास में क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हम कहां पर पढ़ के आए हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ के आए हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या सीखा था कि किसी भी पीस ऑफ कोड को हम किस तरीके से मशीन कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स को हम उन पे अप्लाई कर सके। तो एक्चुअली में यहाँ तक वाला फेज हम लोगों ने सिमेंटिक एनालिसिस में कर लिया, और इसके पहले वाला इसके बाद वाला स्टेप जो है वो किस पे हो रहा है, वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पे हो रहा है। अब किसका काम आ गया, अब आर्किटेक्चर का काम आ गया है। यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या करेगा मैम, यहाँ पर जो है वो कोड्स जनरेट करेगा। यूजुअली जो है वो आप लोगों के पास में 3 एड्रेस कोड्स, 3 एड्रेस कोड्स यहाँ पर हम लोगों के जनरेट हो जाते हैं, है ना। पूरा बैकग्राउंड लेके चल रही हूँ तो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। पूरा बैकग्राउंड हम लेके चल रहे हैं कि अच्छा ऐसा बन रहा है। हाँ बिल्कुल, एसडीटी भी लिख सकते हो, एसटीटी भी लिख सकते हो, डीडी सॉरी एसडीडी एनएसडीटी, ट्रांसलेशन एंड डेफिनेशन, दोनों ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है। समझ में आया क्या कुल मिला के मैं क्या समझा रही हूँ? ये जो सारी सिनेरियो है, क्यों मैम ट्री ही क्यों बनाते हैं, पार्स ट्री क्यों बनता है, पार्स एरे क्यों नहीं बनता है, हमको क्या पसंद है, आप सोच के देखिएगा। हमको हीप बहुत पसंद होता है। हीप भी क्या है, क्या है हीप, एक तरीके का ट्री है। हैशिंग में भी ट्री ही यूज होता है, ट्री के फीचर्स ही यूज होते हैं। तो कुल मिला के हम करने की क्या कोशिश करें, सीपीयू को आसान भाषा में समझ में आता है। सीपीयू को भाई मशीन लैंग्वेज समझ आता है। अब मशीन लैंग्वेज तो ठीक है मैम, कैसे हो रही है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब फाइनली हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अब हम कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। कोड को ऑप्टिमाइज करने का मतलब और कुछ भी नहीं है, जो भी आप लोगों के पास में नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। बस खत्म कहानी। नंबर ऑफ लाइन्स को मिनिमाइज किया, टारगेट कोड जनरेट किया। टारगेट कोड जनरेशन करने का मतलब और कुछ नहीं है, असेंबली कोड्स है। मशीन कोड्स के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर असेंबलर होता है जो कोई पर्टिकुलर टाइप का इनपुट लेता है, तो वो बस असेंबलर के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा, 8084 आर्किटेक्चर अलग होता है, 8085 में अलग तरीके के कोड्स होते हैं। RISC है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, तो उसमें अलग तरीके का असेंबलर काम करता है। अगर CISC है तो उसके अंदर अलग एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर एड्रेसिंग मोड्स मेरे पास में जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ में एड्रेसिंग मोड्स मेरे पास में कम होते हैं। यानी अलग अलग असेंबलर अलग अलग आर्किटेक्चर के बिहाफ पे काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा उसको इनपुट चाहिए वैसा इनपुट में मोल्ड करके टारगेट कोड जनरेटर असेंबलर को दे देता है।